नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राजनीति के मोर्चे पर आज राहुल गांधी मऊ में अंबेडकर स्मारक पर पहुंचकर मोर्चा खोले तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच एंटी करप्शन ब्यूरो को लेकर नया मोर्चा खुल गया है। संघ से जुड़े कुछ संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है तो कश्मीर घाटी में आतंकियों ने मोबाइल टावर्स को जिस तरह से निशाना बनाना शुरू किया, उसके बाद पुलिस अपने तरीके से मोर्चाबंदी कर रही है। तो आज दस्तक में बात अलग अलग कई तरह की मोर्चाबंदी की होगी, लेकिन पहले बात उस खबर की जिसे जानकर आप खुश भी हो सकते हैं और जिसकी वजह से परेशान भी जरा से। जी हां, कॉल ड्रॉप की समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार ने कोशिश की है और सरकार ने टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ मोर्चा खोला है। आज क्या कहा इस पर रविशंकर प्रसाद ने, सुनिए। मैंने बार बार कहा है कि मैं इस देश का टेलीकॉम मंत्री हूं, लेकिन मैं इस देश के कंज्यूमर्स के हित का भी मंत्री हूं। इसलिए अगर बीएसएनएल की कार्रवाई हो रही है तो प्राइवेट चैनल्स में, प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी इस बात का ध्यान रखें कि कॉल ड्रॉप नीड्स टू गेट मिनिमाइज्ड, दे मस्ट रीइंफोर्स देयर मैकेनिज्म। एक हमने अपने विभाग के लोगों को निर्देश दिया है कि इस बात का विचार करें कि क्या हम कोई और इंसेंटिव डिसइंसेंटिव का आर्किटेक्चर विचार कर सकते हैं। वी आर वर्किंग विद। अगर ये वाकई ग्राहक के हक में मोर्चेबंदी है तो इंतजार कीजिए, वाकई शायद अच्छी खबर आ जाए। लेकिन अब जरा रुक कर लेते हैं राजनीतिक मोर्चेबंदी की। सबसे पहला नाम कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का। राहुल ने आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू पहुंचकर दलितों को रिझाने की कोशिश की। राहुल ने कांग्रेस को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी करार दिया। दलित वोट बैंक की उस लड़ाई को फिर उजागर कर दिया जिसके लिए सारी पार्टियां अपना अपना मोर्चा पहले से ही खोले हुए हैं। 14 अप्रैल को जब तमाम दल भीमराव अंबेडकर पर अपना दावा ठोकते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे, तब राहुल नदारद थे। राहुल देश के बाहर थे, लिहाजा उन्होंने जयंती के बाद अंबेडकर से जुड़े कांग्रेसी कार्यक्रम की शुरुआत के लिए वो दिन चुना जब अंबेडकर को 100 साल पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी से बैरिस्टर की उपाधि मिली थी। राहुल ने अंबेडकर की जन्मस्थली महू में उनके स्मारक पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी और मद्रास आईआईटी में दलितों के आरक्षण का मसला उठाकर जता दिया कि अब किसानों के साथ दलितों के मुद्दे भी उनके एजेंडे में हैं। जब आईआईटी मद्रास में कुछ छात्रों की आवाज को सिर्फ इसलिए दबाया जाता है क्योंकि वो अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल से जुड़े हुए हैं, तो ये घटना बताती है कि कुछ लोगों के अधिकार आज भी छीने जा रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या राहुल और कांग्रेस दलितों के दुख दर्द को लेकर वास्तव में चिंतित है या सारा गणित दलित वोट बैंक से जुड़ा है। देश में कुल आबादी का करीब 17% दलित वोट है। बिहार में दलित वोट बैंक 8.2% और उत्तर प्रदेश में करीब 21% दलित वोट है। और 2009 में जहां 11% दलितों ने बीजेपी को वोट दिया था, वहीं 2014 में ये बढ़कर 24% हो गया। यानी दलित वोट बैंक कांग्रेस से पूरी तरह खिसक गया। विरोधी भारत रत्न के लिए उनकी अनदेखी के सवाल पर कांग्रेस को घेरते हैं, लेकिन अब राहुल दलितों की राजनीति के आसरे अपनी खोई जमीन चाहते हैं तो उनके भाषणों में गांधी, नेहरू, अंबेडकर सब साथ साथ हैं। आपकी लड़ाई, सबको अधिकार देने की लड़ाई। कांग्रेस सरकार ने लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन, बैंक नेशनलाइजेशन और नरेगा जैसे अधिकार के कानून इस दिशा में उठाए कदम थे। हमने शिक्षा और भोजन का अधिकार किसी एक जात को या किसी एक धर्म को नहीं दिया, हमने हर देशवासी को ये अधिकार दिए। वैसे राहुल ने दलित एजेंडे पर काम 2013 में भी किया था, लेकिन मोदी लहर में कोई एजेंडा काम नहीं आया। यानी अब लड़ाई दिलचस्प है कि अंबेडकर किसके और दलित वोट बैंक किसका, क्योंकि दलित वोट बैंक की ताकत बीजेपी ने भी समझी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 19 मंत्रियों और अफसरों की कमेटी काम कर रही है। पूरे साल सरकार 16 बड़े कार्यक्रम करेगी, जिसके तहत 197 करोड़ रुपए की लागत से 15 जनपद में अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना किया जाना भी शामिल है। महू से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। 14 अप्रैल 1891 भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। 125 साल बीत गए।
राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के महू में पहुंचे थे। लेकिन चलिए आपको लिए चलते हैं जहां पर सभा थी राहुल गांधी की, वहां से महज 2 किलोमीटर दूर। यहां का हाल देखिए, बता रही हैं हमारी संवाददाता मौसमी सिंह, और फिर आप समझ जाएंगे कि इतिहास के पन्नों से इन शख्सियतों को अगर निकाला जाता है तो सिर्फ वोट चमकाने के लिए, वरना कद्र कहां। देखिए, ये मंदिर पहले कुछ महीनों पहले आप लोग यहाँ पे आ नहीं सकते थे, वर्जित था आप लोग। जी मैडम, मैं तो समाज सेवी हूँ मैडम, यहाँ आता रहता हूँ। हाँ। गांव का ही रहने वाला हूँ, इन लोगों से जुड़ा हूँ, सारे गांव वालों से जुड़ा हूँ। हाँ, लेकिन परमिशन ही नहीं थी। परमिशन नहीं थी, इनके लिए रोक दिया था क्योंकि ये हरिजन लोग हैं। मैम जी, हमारे ठेठ भगोरा ने ये भगोरा ने तरफ स्कूल है, हम कैसे जाएं? दूर है बहुत। हाँ मैम जी, बहुत ही दूर पड़ता है। कई हीन भावना से देखते हैं जी कैसे आ गए यहाँ पर, फिर भी मजबूरन बाइयाँ निकलती गाली बकती रोड डेली, अभी भी हो रहा यही। बच्चे खेलते हैं तो गाली बकती है। हमारे पास में ना तो लेटरिन बाथरूम की सुविधा है, ना रोड की सुविधा, ना कुछ भी नहीं है, और ना सामूहिक भवन की है। हम राहुल जी से कहना चाहते हैं कि हमको रोड और लेटरिन बाथरूम, फिर हमारा मतलब निर्मल गांव किस हिसाब से हुआ हमारा। इस मॉडर्न जमाने में भी हम लोग पुरानी सदियों के टाइम में जी रहे हैं, हम लोग को इतना सहना पड़ता है। ये लोग हमें बुरी बुरी नीची निगाह से देखते हैं, गंदी गंदी गालियां देती कि आप मंदिर में मत आओ, बच्चों को खेलने से मना करते हैं, निकलने से मना करते हैं, रोड ब्लॉक कर दिया है। बहुत परेशानी होती है मैम ये सब देख के। उनको रहने को सुविधा मिल जाए, आने जाने के लिए रास्ते अच्छा हो, कम से कम 4 व्हीलर हमारी जा सके। यहाँ 4 व्हीलर का कोई रास्ता नहीं है, तो ऐसा हम चाहते हैं, पर ये लोग ऐसा होने नहीं देते हैं। ये हाल महू में है तो आप हिंदुस्तान के अन्य हिस्सों में क्या हालात है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे राहुल ने आज महू में अंबेडकर को याद किया, उन्होंने गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद, तमाम लोगों को याद किया। क्या कहा राहुल ने, पहले ये सुना देते हैं आपको, फिर दिखाएंगे कि अगर भारत रत्न के आईने में आप देखिएगा तो विरोधी जो आरोप लगा रहे हैं दलित कार्ड खेलने का, उसमें कितनी सच्चाई दिखती है। वो सिर्फ हमारे देश के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के थे। गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल जी और मौलाना आजाद जी के साथ मिलकर उन्होंने हमारे देश की नींव रखी। क्या वाकई सिर्फ दलित कार्ड खेला जा रहा है? क्या वाकई जिन नामों को लिया जा रहा है उससे ऐसा कुछ प्रतीत होता है? चलिए भारत रत्न का आईना जरा निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये जो तमाम बड़े बड़े नाम लिए हैं राहुल के आदर्शों को भारत रत्न किस साल में मिला है ये हम आपको दिखा रहे हैं। नेहरू को अगर 55 में, तो उसके बाद 71 में इंदिरा गांधी को, 90 में भीमराव अंबेडकर को, वल्लभ भाई पटेल में को 91 में, 92 में अब्दुल कलाम आजाद को। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन नामों के साथ आज राहुल गांधी आगे बढ़ रहे थे और जिस वर्ष में जिस एक के बाद एक मिला है उसमें किस तरह से ये राजनीति और उसका आधार अब विरोधियों के स्वर में प्रबल दिखता है। अब जरा बात बीजेपी की कर लेते हैं और कैसे सरकार को के खिलाफ ही मोर्चेबंदी, जिसकी हमने शुरुआत में ही आपके सामने जिक्र किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के एजेंडे की राह में क्या संघ से जुड़े संगठन ही अब रोड़ा अटकाएंगे, मोर्चेबंदी करेंगे? यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि संघ से जुड़े संगठन ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार में उनकी सुनवाई नहीं है, ये उनका कहना है। हद तो यह है कि भारतीय मजदूर संघ ने मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आरएसएस से जुड़े मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ के ऐसे तमाम मुद्दों पर सरकार से मतभेद हैं। हद ये है कि जहां बीते एक साल में प्रधानमंत्री मोदी हर बार खुद को गरीबों, किसानों और मजदूरों का मसीहा करार देते रहे, वहीं भारतीय मजदूर संघ ने सरकार को मजदूर विरोधी करार दे डाला है। यहाँ तक कि मोदी के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को ही ये कहते हुए कटघरे में खड़ा कर दिया है कि इससे गरीब मजदूरों का भला नहीं होगा। मेक इन इंडिया में अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस है, ऑटोमोबाइल की कंपनियां जो पहले से यहाँ काम कर रही हैं, वो ना तो जिस देश से आई वहाँ का श्रम कानून यहाँ लागू कर रहे हैं, ना भारत का श्रम कानून लागू कर रहे हैं। इसलिए उन कंपनियों में जो लोग काम कर रहे हैं मजदूर, उनकी दुर्दशा है। क्योंकि जिस एफडीआई, विनिवेश और भूमि अधिग्रहण बिल के आसरे प्रधानमंत्री विकास का पाठ पढ़ा रहे हैं, उसी के खिलाफ बीएमएस बाकी मजदूर संघों के साथ आ खड़ा हुआ है और 2 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। भारतीय मजदूर संघ देश का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है। जाहिर है अपनी मांगों को लेकर अगर सड़क पर उतरा तो मोदी सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। लेकिन सिर्फ बीएमएस ही सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करे ऐसा नहीं है, बल्कि शिक्षा नीति में
संघ के एजेंडे को लागू करना भी किसी मुसीबत से कम नहीं। दरअसल शिक्षा नीति में बदलाव की मांग करने वाले आरएसएस के संगठन शिक्षा के भारतीयकरण का लगातार दबाव बना रहे हैं। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने बाकायदा प्रस्ताव पारित कर संस्कृत भाषा को प्राइमरी स्कूल में अनिवार्य करने की मांग रखती है। इतना ही नहीं, सिलेबस में संघ से जुड़े लोगों को भी जगह देने की मांग की जा रही है। इनमें डॉक्टर हेडगेवार, वीर सावरकर खास तौर पर शामिल हैं। इसके अलावा वैदिक गणित को प्राथमिकता से लागू करने की मांग की जा रही है और सबसे बड़ी मांग है संघ से जुड़े लोगों को शिक्षा नीति तय करने वाली कमेटियों का हिस्सा बनाने की। 29 साल के बाद फिर से नई शिक्षा नीति की बात देश में चली है। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है और इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा में एक आज की देश की आवश्यकता के अनुसार, हमारी सामाजिक आवश्यकता अनुसार एक व्यापक परिवर्तन होना चाहिए। यानी संघ सीधे तौर पर भले ही सरकार से कोई मांग न कर रहा हो, लेकिन संघ से जुड़े संगठन अपनी सरकार से अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सरकार पर दबाव लाजमी है। ये अलग बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर शिक्षा मंत्री तक सब इस दबाव से इनकार कर ये जताने की कोशिश करते हैं कि संघ का सरकार से कोई लेना देना नहीं है। मजदूर संघ एक मजदूर संगठन है, उसने मजदूरों के हित में काम करना है और वो अपने विचार रखेगा। ये जरूरी नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो करेगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हमने ये कोशिश की है कि हिंदुस्तान में कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो। वैसे घर वापसी से लेकर जम्मू कश्मीर में गठबंधन सरकार चलाने के तौर तरीकों तक पर संघ से जुड़े संगठनों और सरकार के बीच मतभेद हैं और सरकार, खास तौर पर मोदी की चुनौती यही है कि वो कैसे इन मतभेदों से पार विकास का अपना एजेंडा बदस्तूर जारी रख पाते हैं। रीमा पाराशर, दिल्ली, आज तक। तो अपने ही चुनौती खड़े कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। जरा बात अब दिल्ली की चुनौती की और उस मोर्चेबंदी की जो अब अरविंद केजरीवाल वर्सेस नजीब जंग की पूरी जंग में आगे बढ़ रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो में बिहार के पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को लेकर केजरीवाल और उपराज्यपाल दोनों के बीच एक बार फिर से जंग तेज है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग एक बार फिर आमने सामने है। इस बार वजह है एंटी करप्शन ब्यूरो में बिहार से आए अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति। दिल्ली सरकार की एसीबी में बिहार पुलिस के एक डीएसपी, 2 सब इंस्पेक्टर, 3 इंस्पेक्टर शामिल कर लिए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि अभी शुरुआती दौर में 6 अफसरों ने ज्वाइन किया है, मगर बाद में यह संख्या बढ़ सकती है। यानी एसीबी में कौन से अधिकारी रहेंगे ये अब केजरीवाल तय कर रहे हैं, लेकिन एसीबी का बॉस उपराज्यपाल खुद को मानते हैं। यानी लड़ाई फिर अधिकारों की हो गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो पुलिस स्टेशन उपराज्यपाल के मातहत काम करता है। इस बारे में गृह मंत्रालय की अधिसूचना में भी स्थिति साफ हो चुकी है। उपराज्यपाल कार्यालय को अभी तक बिहार के अफसरों की प्रतिनियुक्ति के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। दिल्ली का विजिलेंस विभाग जब प्रस्ताव भेजेगा तब इस बारे में विचार किया जाएगा। यानी विवाद शुरू हो गया और निशाने दोनों तरफ से साधे जाने लगे। आखिर एंटी करप्शन ब्यूरो मजबूत होगा तो उससे डरने की जरूरत किसको है? चोरों को डरने की जरूरत है, भ्रष्टाचारियों को डरने की जरूरत है, या उनको डरने की जरूरत है जो ईमानदार है? अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी अपने नीचे अगर कुछ अधिकारी नियुक्त करने होंगे तो उनको भी शायद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से परमिशन लेनी चाहिए, क्योंकि बिना उसके तो हो नहीं सकता है। वो पहले अपनी पार्टी के अंदर जंग करते हैं, फिर नजीब जंग से जंग करते हैं, फिर राजनाथ जी से जंग करते हैं, फिर मोदी जी के खिलाफ जंग करते हैं। अब कितनों से जंग करेंगे? काम कर। तो अब बिहार पुलिस के भरोसे हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली राम भरोसे है। लेकिन आइए जरा आपको दिखाते हैं अरविंद केजरीवाल ये जो अलग अलग राज्यों से पुलिस मांग रहे हैं वो आखिर चाहते क्या है। उनका ये कहना है कि उन्हें इन तमाम राज्यों से, जो आप देख रहे हैं एक के बाद एक लिस्ट है पूरी, उसमें उत्तर प्रदेश ने फिलहाल इनकार कर दिया है। बाकी जगहों से जो उन्हें पुलिस अधिकारी मिल रहे हैं कुल 100, कुल तैनाती 68, खाली जगह 32।